हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कुनकुन। तो आई होप आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा, जिसमें आपको पता चल गया होगा कि इस चैनल पे अब मैं क्या अपलोड करने वाली हूँ। तो बेसिकली मैं इस चैनल पे एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर्स, मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स वो प्रोवाइड करूँगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर, साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो अभी तक आपने एकल स्वामित्व के वित्तीय विवरणों के बारे में सीखा है, यानी कि आपने क्लास 11th के अंदर एकल स्वामित्व के बारे में पढ़ा। अब आप 12th क्लास के अंदर पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। अतः जब व्यवसाय विस्तारित होता है, यानी कि एकल स्वामित्व के अंदर क्या होता है कि बिजनेस जो है छोटा होता है, लेकिन जब व्यवसाय बड़ा होने लग जाता है तब क्या होता है, व्यवसाय की देखभाल तथा उसके जोखिमों को उठाने के लिए अधिक पूंजी और अधिक मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब जब व्यवसाय बड़ा होने लग रहा है तो उसके अंदर अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी और अधिक मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसकी ऐसी परिस्थिति होने पर व्यवसायी लोग क्या करते हैं, साझेदारी को अपनाकर संगठन की रचना करते हैं। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होने पर और अधिक मानव संसाधन की आवश्यकता के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? साझेदारी की। साझेदारी फर्म के लेखांकन की कुछ अपनी विशिष्टताएं होती है। उदाहरण के लिए ये मैंने जो बुक में अपने हाईलाइट किया हुआ है, प्लीज़ आप भी अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड रहें और आप उनको रिवीजन कर सकें। एक साझेदारी फर्म तब अस्तित्व में आती है जब कम से कम दो व्यक्ति एक साथ मिलकर व्यवसाय को क्या करते हैं, प्रारंभ करने पर सहमत होते हैं और लाभों का विभाजन करते हैं। तो साझेदारी कब अस्तित्व में आती है? जब कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए और वह अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने पर सहमत होने चाहिए और लाभों का विभाजन करते हैं। उसके बाद आता है उत्तरदायित्व निभाने के साथ साथ प्राप्त होने वाले लाभों को साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है। चाहे लाभ हो या हानि, वो साझेदारों द्वारा वहन किया जाएगा। साझेदारों के बीच बहुत सारे मुद्दों पर संभवतः कोई विशिष्ट अनुबंध यानी एग्रीमेंट नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। यहाँ से आपका एमसीक्यू या फिलअप बन सकता है या 1 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा है, तो वो है 1932। ठीक इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे लेन देन होते हैं, जैसे कि पूंजी पर ब्याज, आहरणों पर ब्याज तथा साझेदारों के पूंजी खातों का अनुरक्षण व उसकी विशिष्टताएं। इसके बाद आता है साझेदार की मृत्यु। जब किसी नए साझेदार को फर्म में शामिल करना है तब ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में लेखांकन में विशेष प्रतिपादन की आवश्यकता पड़ जाती है। यानी कि जब साझेदार की मृत्यु होती है या कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस विशेष परिस्थितियों में हमें जो अकाउंटिंग करनी होती है वो एक अलग ढंग से होती है, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तब ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में विशेष प्रतिपादन की आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में लेखांकन में विशिष्ट निरूपणों की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। अब इस बताया गया इस चैप्टर में यह अध्याय साझेदारी लेखांकन के आधारभूत पहलू यानी कि बेसिक कंसेप्ट्स को बताएगा। पार्टनरशिप के व्याख्या करता है, जैसे कि लाभ का विभाजन कैसे करना है, पूंजी खातों का अनुरक्षण कैसे करते हैं, इसमें साझेदार की प्रविष्टि, अवकाश ग्रहण, मृत्यु, फर्म के विघटन जैसी ये जो है आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, जैसी परिस्थितियों के निष्पादन को अनुवर्ती अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। अब अगला कंसेप्ट आता है साझेदार की प्रकृति यानी प्रकृति। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक व्यवसाय स्थापित करने और उसके लाभों एवं हानियों की भागीदारी के लिए सहमत होते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं कि हम एक बिजनेस स्थापित करेंगे और उसके लाभों और हानियों को वहन करेंगे, तो वो क्या है, पार्टनरशिप है। वे साझेदारी या भागीदारी में माने जाते हैं, उनको हम पार्टनरशिप कहते हैं। साझेदारी के बारे में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुभाग 4 यानी कि सेक्शन 4 में क्या बताया गया है, ये आपको फिलअप और एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सेक्शन कौन सा है।
तो वो सेक्शन है 4। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुभाग 4 में बताया गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत है जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच, यानी कि मान लो कि हमारे पास 5 पार्टनर हैं, उन पांचों के बीच एक ऐसा रिलेशन है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं जिनका संचालन या तो उन पांचों के द्वारा यानी उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है, यानी उन पांचों में से किसी एक के द्वारा उस व्यवसाय को ऑपरेट किया जाता है, संभाला जाता है। तो ये इस डेफिनेशन का मीन्स है। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सम्मिलित होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? साझेदार यानी पार्टनर कहेंगे। और एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं? वो फर्म कहलाते हैं। एक पर्सन है तो उसको हम क्या कहेंगे? पार्टनर कह देंगे। और एक साथ मिलकर मानो 5 पार्टनर है तो उन सबको मिलाकर हम क्या कह देंगे? फर्म कह देंगे। जिस नाम के अंतर्गत व्यवसाय संचालित होता है यानी व्यवसाय का जो नाम होगा उसे हम फर्म का नाम कहते हैं। एक साझेदारी फर्म में साझेदारों द्वारा इसे स्थापित करने के अलावा अन्य कोई सत्ता नहीं होती है, अतः साझेदारी की अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण विशिष्टताएं हैं। अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। साझेदारी की क्या है? फर्स्ट है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। साझेदारी गठन में एक समान लक्ष्य के साथ कम से कम 2 व्यक्तियों को साथ आना चाहिए और दूसरे शब्दों में एक फर्म के गठन में कम से कम 2 साझेदार हो सकते हैं। हालांकि यह एक फर्म का गठन करने के लिए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या की सीमा है। तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है कि मिनिमम साझेदार की संख्या होती है 2 और मैक्सिमम की होती है 50। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि साझेदारी में न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 50। ठीक है। आगे वाला पॉइंट है सेकंड नंबर, अनुबंध या समझौता यानी कि एग्रीमेंट कैसा होगा? तो साझेदारों द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अनुबंध या समझौते का ही परिणाम होती है, यानी कि वो जब हम समझौता करते हैं तो उसी का परिणाम ही साझेदारी होती है। जो व्यवसाय चलाते वह लाभ हानि बांटते हैं, जो क्या करते हैं? व्यवसाय चलाते हैं वह लाभ हानि बांटते हैं। तो व्यवसाय चलाने तथा आपसी संबंधों की समझौता अनुबंध साझेदारों के बीच एक आधार यानी कि बेस होता है, वो समझौता यानी कि एग्रीमेंट। यह आवश्यक नहीं कि साझेदारों के बीच समझौता लिखित रूप में हो, एक मौखिक समझौता भी वैध होता है। लेकिन किसी भी विवाद से बचने के लिए यानी कि भविष्य में कोई लड़ाई ना हो, इसलिए बचने के लिए हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? साझेदार एक लिखित समझौता करें। हम लिखित समझौते को प्रेफरेंस देते हैं। वैसे मौखिक भी वैध होता है लेकिन लिखित ज़्यादा अच्छा माना जाता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, व्यवसाय यानी बिजनेस। तो समझौता किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, व्यवसाय चलाने के लिए होगा। किसी परिसंपत्ति मात्र के सह स्वामित्व से स्वतः साझेदारी का गठन नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए यदि रोहित और सचिन संयुक्त रूप से क्या करते हैं? भूभाग खरीदते हैं, तो वह उस परिसंपत्ति के संयुक्त रूप से प्लांट्स के मालिक हैं, साझेदार नहीं। अब आप बोलोगे कि साझेदार क्यों नहीं है? तो साझेदार इसलिए नहीं है क्योंकि रोहित और सचिन ने वो प्लांट सिर्फ ऐसे ही खरीदा है, अपने लाभ के लिए नहीं खरीदा, या फिर उन्होंने ऐसे नहीं सोचा कि हम इस भूमि को खरीदेंगे, यहाँ पर एक बिजनेस खड़ा करेंगे और उससे जो लाभ होगा वो हम आपस में बांट लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जो भूमि का टुकड़ा है वो उन्होंने अपने कोई और दूसरे काम के लिए खरीदा होगा, लेकिन लाभ कमाने के लिए नहीं खरीदा, इसलिए वो साझेदार नहीं है। लेकिन यदि वह कार्य लाभ कमाने के लिए करते तो लाभ के लिए जमीन को खरीदते, वो बेचते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम साझेदार कहेंगे। तो लाभ कमाने के लिए अगर वो करते हैं, भूमि को खरीदते हैं, तो वो साझेदार कहलाएंगे। फिर फोर्थ पॉइंट आता है पारस्परिक अभिकरण। साझेदारी एक व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है, जैसे कि हमने परिभाषा में भी पढ़ा था।
इस कथन के दो महत्वपूर्ण आशय है। पहला है व्यवसाय चलाने के लिए प्रत्येक साझेदार अधिकृत है। अधिकृत माने कि प्रत्येक साझेदार ये कहता है कि मैं इस व्यवसाय के चलाने के लिए सहमत हूँ। दूसरा है सभी साझेदारों के बीच आपस में एक पारस्परिक एजेंसी का संबंध विद्यमान है, यानी कि कोई साझेदार अपना मत रखता है तो उसके मत को भी सहमति मिलनी चाहिए, और अगर कोई दूसरा साझेदार अपना मत रखता है तो उसके मत को भी सोच समझकर विचारा जाना चाहिए। तो उनमें क्या होना चाहिए, एक पारस्परिक अभिकरण होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए कि उन सबकी बात को महत्व दिया जाए। फिर आता है प्रत्येक साझेदार व्यवसाय चलाने के लिए प्रमुख होने के साथ साथ दूसरे साझेदारों के लिए अभिकर्ता भी होता है। अब मान लो कि उनमें से किसी एक के द्वारा व्यवसाय संभाला जा रहा है, और मान लो 5 पार्टनर हैं, पांचों में से एक जो पर्सन है वो व्यवसाय को संभालता है और ये 4 जो है सिर्फ पूंजी लगाते हैं। तो ये जो 5वां व्यक्ति है जो व्यवसाय को संभाल रहा है उसकी बात को इन 4 को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवसाय को संभाल रहा है और ये व्यवसाय को ऊपर ग्रोथ तक लेके जा रहा है काम करके। तो इन 4 को इसकी 5वें की बात को मानना होगा, इसीलिए इसको 5वें को क्या कहेंगे हम, अभिकर्ता भी है। तो वह अपने काम के द्वारा क्या कर सकता है, दूसरों को फर्म के व्यवसाय के हित में क्या कर सकता है, आबद्ध कर सकता है। वो ऐसे कह सकता है कि ये काम करने से हमारे व्यवसाय को हित होगा और ये बात आपको माननी ही पड़ेगी, तो उन 4 को इसकी बात माननी पड़ेगी। तो ये क्या है, एक अभिकर्ता है तथा दूसरे के कामों से वो खुद भी आबद्ध हो सकता है, यानी कि ये जो 4 पूंजी लगा रहे हैं इन 4 के मत के द्वारा वो 5वां जो व्यक्ति है वो भी आबद्ध हो सकता है, उसको भी इन 4 की बात को मानना पड़ेगा। पारस्परिक अभिकरण का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि पारस्परिक एजेंसी या अभिकरण के तत्व का अभाव है तो कोई कह सकता है कि यहाँ तथाकथित साझेदारी नहीं है। तो इसका मतलब सीधा साधा ये मतलब है कि सभी साझेदारों को अपने अपने विचार रखने हैं और उन सभी के विचारों को महत्व देते हुए अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना है। 5th पॉइंट आता है हमारा लाभ का विभाजन। तो साझेदारी या भागीदारी एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है कि साझेदारों के बीच समझौता निश्चित रूप से व्यवसाय की लाभों और हानियों को बांटने के लिए होना चाहिए। ये साझेदारी अब लाभों और हानियों को बांटने के लिए नहीं होगा तो फिर साझेदारी किस काम की, वो तो साझेदारी हुई ही नहीं। तो लाभों और हानियों के बांटने के लिए होना चाहिए। यद्यपि साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा के विवरण में साझेदारों को उन लोगों के बीच संबंध के रूप में बताया गया है जो व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं और जिसमें हानि भी नकारात्मक लाभ के रूप में होती है। यानी कि लाभों को बांटने के साथ साथ अगर व्यवसाय में हानि होती है तो उसको भी साझेदारों में बांटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाभ होगा तभी साझेदारों में बटेगा, हानि होगी तो सिर्फ जो एक पार्टनर है वही वहन करेगा, ऐसा नहीं है। सभी साझेदारों में बंटेगी, हानि भी एक नकारात्मक लाभ के रूप में लागू होती है। अतः लाभों की भागीदारी के साथ साथ हानियों की भागीदारी भी क्या है, महत्वपूर्ण है। हालांकि यदि कुछ लोग धर्मार्थ कार्यकलापों के लिए किसी प्रकार का समझौता करते हैं तो इसे साझेदारी नहीं कहा जाएगा। अब कोई लोग आते हैं जो पार्टनरशिप में क्या करते हैं, कोई धर्मशाला खुलवा देते हैं और कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो उसे हम साझेदारी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, ना वो हम लाभ कमाने के लिए कर रहे हैं, तो वो तो धर्म पुण्य है, तो उसको हम साझेदारी नहीं कहेंगे। 6th पॉइंट आता है साझेदारी की उत्तरदायित्व। प्रत्येक साझेदार संयुक्त रूप से दूसरे साझेदारों के साथ एवं स्वतंत्र रूप से भी फर्म के सभी कार्यों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जब तक कि वह इस फर्म का क्या है, साझेदार है। केवल यही नहीं, एक साझेदार के एक फर्म के लिए क्या है, एक असीमित उत्तरदायित्व। असीमित उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि यदि फर्म में कोई नुकसान होता है या हानि होती है तो उसको अपनी परिसंपत्ति बेचकर भी अपनी हानि को पूरा करना पड़ेगा। ये नहीं कि उसने जितनी पूंजी लगाई है उस तक ही हानि उसकी सीमित है, ऐसा नहीं है। अगर हानि और बढ़ रही है या और हानि बचती है तो उसको अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर उस हानि को वहन करना
होगा तो ये क्या है, असीमित उत्तरदायित्व होते हैं। अतः फर्म के कामों के लिए एक साझेदार की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से संबंध होती है तथा उसकी परिसंपत्तियां भी फर्म के ऋण चुकाने हेतु आबद्ध होती है। तो यहाँ यही कहा है कि परिसंपत्तियां भी फर्म के ऋण चुकाने के लिए आबद्ध होती है, यानी कि असीमित साझेदारी के अंदर साझेदार को अपनी परिसंपत्ति बेचकर हानि को वहन करना पड़ता है। फिर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड, जिसे हम साझेदारी विलेख कहते हैं या साझेदारी संलेख भी बोल सकते हैं। तो साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों के बीच समझौते के परिणाम स्वरूप आता है। यह समझौता लिखित और मौखिक हो सकता है। यद्यपि साझेदारी अधिनियम के अनुसार समझौता निश्चित रूप से लिखित होना अपेक्षित नहीं होता, मौखिक भी हो सकता है। तथापि जब भी लिखित में हो, यानी कि जब भी लिखित में समझौता होगा, तब जिस अभिलेख में साझेदारों के बीच समझौते के विवरण समाहित हो, तो ऐसे अभिलेख को हम क्या कहेंगे, साझेदारी विलेख कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक पेपर होता है, उसके अंदर फर्म का पता हो गया, साझेदारों के नाम हो गए, फर्म का नाम हो गया, पूंजी पर ब्याज कितना मिलेगा, लाभों का विभाजन किस अनुपात में होगा, ये सब चीज़ें लिखी जाती है। उसी पेज को हम क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख या साझेदारी विलेख कहते हैं, यानी पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सामान्य तौर पर साझेदारों के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं की सूचना समाहित होती है, जिसमें व्यवसायिक उद्देश्य क्या है, प्रत्येक साझेदारों द्वारा पूंजी निवेश की मात्रा क्या होगी और साझेदारों द्वारा लाभों एवं हानियों की भागीदारी का अनुपात क्या रहेगा, पूंजी पर ब्याज और ऋणों पर ब्याज आदि की साझेदारी की हकदारी की बातें सम्मिलित होती हैं। साझेदारी विलेख की शर्तों में सभी साझेदारों की सहमति से बदला जा सकता है, यानी कि उस पार्टनरशिप डीड में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो सभी साझेदारों की सहमति लेकर हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। विलेख को स्टाम्प एक्ट के प्रावधान के अनुसार उचित प्रकार से प्रारूपित एवं तैयार किया जाना चाहिए और अधिमानित रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत कराया जाना चाहिए। यानी कि हमारा जो विलेख हम बना रहे हैं उसको स्टाम्प एक्ट के तहत क्या कराना चाहिए, तैयार करना चाहिए, यानी कि जो उसकी रेगुलेशन है, रूल्स रेगुलेशन है, उसके तहत ही हमें अपना जो पार्टनरशिप डीड है वो बनाना चाहिए और उसको रजिस्टर करना चाहिए। तो साझेदारी विलेख में बताया गया कि कौन कौन सी विशेष वस्तु आती है, जैसे फर्म का नाम है, पता है, साझेदारों के नाम वो पते हैं और साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि है, फर्म की लेखांकन अवधि कितनी होगी, साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि और बैंक खातों का संचालन करने के बारे में नियम, लाभ हानि विभाजन का अनुपात कितना है, पूंजी ऋणों आवरणों आदि पर ब्याज की दर, अंकेशक की नियुक्ति का तरीका यदि कोई हो, वेतन कमीशन हो गया, प्रत्येक साझेदार का अधिकार कर्तव्य, ये जो सारे बेसिकली होंगे वो उस पार्टनरशिप डीड में लिखे जाएंगे। आप इनमें से 2, 4 या 5 याद रख सकते हैं। फिर अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है, लेखांकन हेतु अनुकूल प्रावधान। यानी अभी आपने पढ़ा साझेदारी संलेख, और अगर हम बनाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बनाते तब हम क्या करेंगे वो यहाँ पे बताया गया है। तो साझेदारी खातों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नवत हैं। अब हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तब बात कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, लाभ व हानि विभाजन अनुपात, यानी कि लाभ और हानि को कैसे बांटेंगे। तो यदि समझौता विलेख लाभ विभाजन अनुपात पर अस्पष्ट यानी मौन है, यानी कि कुछ नहीं कह रहा है कि हमें क्या करना है, तो फर्म के लाभ विभाजन को हम क्या करेंगे, सभी साझेदारों द्वारा बराबर बांटेंगे, यानी कि 1:1 में बांटेंगे। चाहे फर्म में उनके द्वारा लगाई गई पूंजी की भागीदारी कुछ भी हो, यानी कि मान लो 2 साझेदार हैं, एक साझेदार ने लगाए हैं 10 लाख रुपए और एक ने लगाए हैं 5 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए वाला कह सकता है कि मैं तो अपना लाभ अधिक लूँगा क्योंकि मैंने तो पूंजी ज़्यादा लगाई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसको भी बराबर लाभ मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगी इसलिए। फिर अगला पॉइंट आता है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज किस प्रकार दिया जाएगा, तो फर्म में लगाई गई पूंजी राशि पर कोई भी साझेदार ब्याज पाने के लिए वस्तुतः अधिकृत नहीं है, यानी कि यहाँ पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। फिर आता है आहरण पर ब्याज।
आहरण पर ब्याज किस प्रकार देंगे? तो आहरण पर ब्याज यदि विलेख में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है तो साझेदारों द्वारा निकाली गई आहरित राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो साझेदारों से हम आहरण पर ब्याज नहीं लेंगे। प्रवर्ध राशि पर ब्याज, यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय के उद्देश्य हेतु प्रवर्ध राशि लगाता है, यानी कि मान लो कोई साझेदार है, वो अपनी पूंजी लाकर व्यवसाय में लगाता है और व्यवसाय को एक ऋण के रूप में देता है, ऋण के रूप में अपनी पूंजी देता है कोई साझेदार, तो वह इस राशि पर ब्याज पाने के लिए अधिकृत होगा और उसे किस प्रतिशत से दर से दिया जाएगा? 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज उसको देगा होगा। जिस साझेदार ने फर्म को क्या दिया है? ऋण दिया है, उस पर ब्याज देगा कितनी परसेंट दर से? 6% की दर से। और फर्म के कार्य हेतु पारिश्रमिक, यानी कि कोई साझेदार यदि कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको हम कितना पारिश्रमिक देंगे वो देखते हैं। कोई भी साझेदार फर्म के व्यवसाय चलाने के लिए किसी प्रकार का वेतन या सैलरी पारिश्रमिक पाने का तब तक हकदार नहीं है जब तक कि इस बारे में साझेदारी विलेख में कोई प्रावधान न दिया गया हो। तो यहाँ पर पारिश्रमिक या वेतन नहीं दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त प्रावधानों के अलावा भारतीय साझेदारी अधिनियम स्पष्टीकृत करता है कि साझेदारों के बीच समझौते में ये विषय महत्व रखते हैं। यदि एक साझेदार फर्म के किसी लेन देन से अपने लिए कोई लाभ प्राप्त करता है या फर्म से संबंधित परिसंपत्ति व्यवसाय इस्तेमाल करता है या उसके लिए फर्म का नाम इस्तेमाल करता है तो वह फर्म के लिए किसी भी लाभ या भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि कोई साझेदार है, वो फर्म के किसी लेन देन से या कोई लाभ प्राप्त कर रहा है साझेदार और संबंधित परिसंपत्ति व्यवसाय इस्तेमाल करता है, यानी कि उस साझेदार की कोई परिसंपत्ति है वो इस्तेमाल करता है तो फर्म या कोई साझेदार फर्म का नाम इस्तेमाल करता है तो वो जो है वो लाभ या हानि के लिए भुगतान होंगे। यदि लाभ हुआ तो भी वो उत्तरदायी होंगे और अगर हानि हुई तो भी वो उत्तरदायी होंगे। दूसरा पॉइंट है, यदि एक साझेदार फर्म के व्यवसाय के समान ही किसी व्यवसाय को चलाता है, यानी कि मान लो इधर तो वो साझेदार बना हुआ है और नेक्स्ट साइड वो क्या कर रहा है, अपने फर्म के जैसा ही कोई बिजनेस और खोल के बैठा है और वो फर्म से क्या करता है? कंपटीशन करता है, प्रतियोगिता करता है। एक साइड तो वो क्या है? पार्टनर है उस फर्म का और दूसरी साइड उस फर्म के जैसा ही खुद का अलग बिजनेस खोल रहा है और फर्म से कंपटीशन करता है तो फर्म के लिए वो उत्तरदायी होगा, चाहे वहाँ पे हानि हो चाहे वहाँ पे लाभ हो। तो वो अपने व्यवसाय से प्राप्त लाभों को फर्म के लिए क्या होगा? देय होगा, लाभों के लिए देय होगा। अब यहाँ पर कुछ सेल्फ टेस्ट के क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ पे अभी कर लेते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन और श्याम एक फर्म के साझेदार हैं। क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, अकाउंट्स के अंदर तो विशेषकर ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एक भी पॉइंट अगर चूक गया तो हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है। तो यहाँ पर हम ध्यान से पढ़ेंगे, मोहन और श्याम एक फर्म के साझेदार हैं, ठीक है। यदि उनका साझेदारी विलेख निम्नलिखित मामलों में मूक है, यानी उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो आप बताइए कि क्या उनके दावे वैध हैं, यानी कि लीगल है। तो मोहन एक सक्रिय साझेदार है, प्रति वर्ष 10,000 रुपये का वेतन चाहता है। तो हमने अभी अपने टॉपिक में पढ़ा लेखांकन के अनुकूल प्रावधान, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब क्या प्रावधान होते हैं वो बताया। तो उसमें बताया था कि अगर किसी को वेतन देना है तो पार्टनरशिप डीड यहाँ पे मूक है तो यहाँ पर वेतन नहीं देंगे हम। फिर आता है, श्याम ने फर्म को एक प्रबद्ध ऋण दिया हुआ है, वह प्रतिवर्ष 10% की दर से ब्याज का दावा करता है। तो हमने पढ़ा कि जब ऋण कोई साझेदार देता है फर्म को तो उसको कितनी प्रतिशत की दर से दिया जाता है? 6% की दर से हम इसको क्या देंगे? ब्याज देंगे। फिर आता है तीसरा पॉइंट, फर्म में पूंजी के रूप में मोहन ने 20,000 रुपये तथा श्याम ने 50,000 रुपये दिए हैं। मोहन बराबर लाभ चाहता है तो ये तो वैध है,
ये तो हमारा बिल्कुल राइट है, ये दोनों हमारे रॉन्ग थे। यहाँ पे कितना होगा, 6% होगा, ये हमारा राइट है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, श्याम अपनी पूंजी पर 6 प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करना चाहता है। क्या करना चाहता है? श्याम अपनी पूंजी पर 6 प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करना चाहता है। तो हमने पढ़ा है कि जब पूंजी पर ब्याज का प्रावधान होता है तो उस पर अगर पार्टनरशिप डीड मूक है तो वहाँ पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन आता है, आप बताएं कि निम्नलिखित कथन से सही और गलत कौन सा है। सही और गलत कौन सा है तो वो देखते हैं। तो साझेदारों के बीच बिना किसी लिखित समझौते के एक वैध साझेदारी गठित की जा सकती है, यानी कि साझेदारों के बीच बिना किसी लिखित समझौते के एक वैध साझेदारी गठित की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक मौखिक समझौता भी वैध माना जाता है, तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय को प्रमुख रूप से चलाने के साथ साथ दूसरे साझेदारों के लिए अभिकृतता का भी काम करता है। बिल्कुल करता है। हमने ये पॉइंट साझेदारी की जो विशेषता है उसमें 4th नंबर साइड पॉइंट है पारस्परिक अभिकरण, उसमें ये पॉइंट दिया गया है, तो ये भी सत्य है। थर्ड पॉइंट आता है, एक बैंकिंग फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या 20 तक हो सकती है। एक बैंकिंग फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या 20 तक हो सकती है। तो एक बैंकिंग फर्म है उसमें तो अधिकतम साझेदारों की संख्या जो है 20 तक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। फोर्थ पॉइंट आता है कि साझेदारों के बीच विवाद के समाधान की प्रवृत्ति साझेदारी विलेख का भाग नहीं हो सकती। विलेख का भाग बीच के विवाद के समाधान की प्रवृत्ति साझेदारी विलेख का भाग नहीं हो सकती। तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि जब साझेदारों के बीच विवाद का समाधान होगा तो उसमें साझेदारी विलेख का भाग नहीं हो सकती, तो हो सकती है, क्योंकि जब साझेदारों ने मौखिक प्रावधान बनाया है तो उसमें विवाद तो पैदा हो सकता है। और यदि विलेख मौन है तो साझेदारों द्वारा आहरित राशि पर ब्याज अनुपात 6 प्रति वर्ष की दर से तय होगा। तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाता है। यदि विलेख ब्याज दर के बारे में मौन है, यानी विलेख ब्याज दर के बारे में मौन है, तो फर्म में साझेदारों के ऋण पर 12 प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय है, ये भी रॉन्ग है। तो ये हमारा ये हो जाता है। फिर अगला हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू, यानी कि हम आगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो उसमें बताया गया। तो साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन निष्पादन ठीक इसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से एकल स्वामित्व के व्यवसाय वाली फर्मों का होता है। केवल निम्नलिखित पहलू अपवाद स्वरूप है। तो यहाँ पर ये जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो ये 3 तो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये हमारा 2nd नंबर चैप्टर है और ये हमारा 4th नंबर चैप्टर है। तो ये टॉपिक है साझेदारी की पूंजी खातों का अनुरक्षण कैसे करेंगे, साझेदारों के बीच लाभ आने का वितरण कैसे होता है, पिछले लाभों के गलत विनियोग, यानी कि कोई हमने गलती कर दी है तो उसको हम कैसे सुधारेंगे, और साझेदारी फर्म का पुनर्गठन और साझेदारी फर्म का विघटन। ऊपर बताए गए प्रथम 3 पहलुओं को, यानी कि इनको हम तो इसी अध्याय में शामिल किया गया और शेष पहलुओं को पुस्तक के अनुवर्ती अध्याय यानी आने वाले अध्याय में बताया गया। तो यहाँ तक हमारी थ्योरी पूरी कंप्लीट होती है और यहाँ से हमारा जो है प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वाले लेक्चर्स में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।